इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर की ना हम लोग देख रहे हैं समरी। तो चैप्टर तो अवेलेबल है, हम लोगों ने बनाया हुआ है और आपका जितना भी टर्म 2 है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बन गए हैं और अब चैप्टर्स की समरी बना रहे हैं। पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, क्लास 10th हिंदी का टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो ये पाठ जो है, ये जो चैप्टर है, ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य होता है इस तरीके से, एक होता है टॉन्ट टाइप की मारी जाती है, उस फॉर्म में है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कमलेश्वर जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी अपनी गुलाम मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सके हैं। ऐसे लोग अभी भी अंग्रेज़ों को अपने आप से बेहतर व श्रेष्ठ मानते हैं और उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मतलब जो राइटर है वो इस चैप्टर में ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो इस टाइप के लोग होते हैं कि वो अंग्रेज़ों को अपने से ज़्यादा ऊपर समझते हैं। खैर आजकल ये मानसिकता काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, पर जब ये चैप्टर लिखा गया था वो आज़ादी के कुछ समय बाद ही लिखा गया था। तो उस समय पर लोग यही चाहते थे, यही सोचते थे इनफैक्ट कि अंग्रेज़ हमसे ऊपर हैं और अंग्रेज़ों को हमें खुश करना है। एक चापलूसी वाली मानसिकता उस समय लोगों के दिमाग थी, मतलब वैसा सोचते थे लोग। तो लेखक का मानना है कि अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की नाक, यहाँ तक कि शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा सम्मानीय व लंबी है। यानी अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत, उनका सम्मान जॉर्ज पंचम की इज्जत से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे देश के बच्चों तक की नाक जो है वो जॉर्ज पंचम से ऊँची है, क्योंकि हर बच्चे ने, हर व्यक्ति ने अपने देश के लिए आज़ादी के लिए जान दी है, तो वो उस जॉर्ज पंचम से तो ऊपर ही हुए, उस राजा से ब्रिटेन के। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की हर रोज़ चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज़ इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के दौरान रानी की किस तरह की वेशभूषा पहनेगी, इस बात को लेकर परेशान था। वो रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शान और शौकत और शाही ठाट बाट का पता चले और वेशभूषा गरिमामयी भी हो। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। तो मतलब रानी का जो टेलर था वो भी सोच रहा था कि किस तरीके की भाई ड्रेस बनाई जाए ताकि हमारी रानी बड़ी अच्छी लगे, और वहाँ के जासूस वगैरह भी पूरा मतलब दौरा करने वाले थे देश का। नए ज़माने के हिसाब से फोटोग्राफर्स की फौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के कारनामों को भी छापा गया और साथ में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की जीवनियों को उनकी तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें छपी। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जॉर्ज पंचम और एलिजाबेथ की छोड़ो, उनके जो नौकर थे उन तक की तस्वीरें छप रही थी, उन तक की मतलब पूरी बायोग्राफीज, जीवनियाँ छप रही थी, उनके कुत्तों तक की भी फोटोज छप रही थी अखबारों में। इंग्लैंड मतलब हमारे देश के लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उनके बारे में जानने के लिए, अंग्रेज़ों के बारे में। इंग्लैंड में शाही दौरे को खूब शोर मचा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी ऐसी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर से चल रही थी। सड़कों को साफ किया जा रहा था, इमारतों का रंग रोशन किया जा रहा था, उनको सजवाया जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां चरम सीमा पर थीं। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही महाराजों के नाराज़ होने का डर था। वो थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। तो एक स्टैच्यू था जॉर्ज पंचम का, जॉर्ज द 5th का, उसकी नाक किसी ने तोड़ दी थी। अब बस यही टेंशन का कारण बन गया था सभी के लिए, हमारे देश के जो हुक्मरान थे उनके लिए। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने से पहले एक लंबी दास्तां है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके व खूब आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया, चंदे जमा किए गए और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिया। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात पर हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। इस बात के लिए ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए। कि मतलब इस तरीके की बातें चल रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए, हटा दिया जाए। तो भाई कोई कह रहा था हटा दो, कोई कह रहा था रहने दो। तो मतलब कोई हटा ना दे, इसके लिए पहरेदार तक लगा दिए थे उसके स्टैच्यू के आगे। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। गायब करी थी किसी ने, रानी आए और नाक ना हो, ऐसी बात से सभी लोग परेशान थे। खैर देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। तो भाई मीटिंग बुलाई गई कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक कैसे लगे।
सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श व मशवरे के बाद ये तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में ज़रूरी है, इसलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगवाई जाए। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, इसलिए वहाँ उपस्थित हुक्मरानों में से किसी को भी इस बात का नहीं पता था। तो उसने कहा, मूर्तिकार ने, ठीक है चलो मैं लगा दूंगा, पर पत्थर कौन सा है, कब लाया गया, कहाँ लाया गया, कैसे लाया गया, ये सब भी तो पता होना चाहिए। बट ये नॉलेज तो किसी को थी नहीं कि वो आँख का जो पत्थर था, उसकी मूर्ति का, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक का जो पत्थर था वो कहाँ से आया था, कुछ नहीं पता था किसी को। इसलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई। फिर फाइलों में लिखा जाता था पहले ज़माने में ना, तो छाना बीना गया, बट कुछ मिला नहीं, कुछ भी पता नहीं लगा। बाद में मूर्तिकार ने ये कहकर मामला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढ लाऊंगा। उसने कहा कि मैं हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और ढूंढ कर लाऊंगा पत्थर। मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों की जान में जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खान के दौरे पर निकल गया, घूमने लगा मस्त वो। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला जो कि जॉर्ज पंचम की नाक पर था। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, तो अब उसको कहीं पर भी वो पत्थर तो मिला नहीं जो मूर्तिकार था। तो उसने कहा कि भाई बाहर का है, मुझे नहीं पता। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया कमेटी के सदस्यों को। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां भी लगी हैं। आप लोगों को ठीक लगे तो जिस भी स्वतंत्रता सेनानी की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। तो उन्होंने कहा, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी भी तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई है, किसी की नाक अगर सेट बैठ रही हो तो ला के लगा दो। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार निकल पड़े पूरे देश के दौरे पर। अब फिर से मूर्तिकार देश के दौरे पर निकलने लगे कि भाई किसकी नाक फिट होगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेताओं, दादा भाई नौरोजी, गोखले, शिवाजी, काओ सजी, गांधी जी, पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई, गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सबकी नाकों को नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल नहीं खाई। सबकी नाक बड़ी थी और जॉर्ज पंचम की नाक तो बहुत ही छोटी थी। उसके बाद सन 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की जो नाक है उसकी मेजरमेंट ली गई, नापे गई, नाक को नापा गया यानी कि मेजर किया गया। लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी, यानी कि उन सभी बच्चों की इज्जत, उन सभी बच्चों का जो बलिदान था देश के लिए, वो जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ा था। अंत में निराश होकर दिल्ली वो लौट आया मूर्तिकार, उसको कहीं भी जॉर्ज पंचम के लिए नाक नहीं मिली। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर उसे चमका दिया गया, मतलब उसकी मूर्ति को चमका दिया गया जॉर्ज पंचम की। सब कुछ तो हो गया था, बस नाक की कमी थी। सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा, चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई भी एक जिंदा नाक लगा दी जाए, मतलब किसी भी एक इंसान की नाक काट दो और लगा दो इस मूर्ति पर। नाक लगाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा कि मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई कि कहीं कोई फिर से नाक ना तोड़ ले, इसलिए पहरेदार लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया, जिसमें ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सभी अखबारों ने बस इतनी सी खबर छपी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा, सब अखबार खाली थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में फिर उसके बाद अखबारों ने कुछ भी नहीं छापा। तो मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ये समझाने की और ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे देश के हर एक नागरिक की नाक उस जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची थी, क्योंकि वो हमारे देश को गुलाम बना करके गया था, अत्याचार करके गया था। हमारे देश के हर नागरिक की नाक उस अत्याचारी से ऊंची थी। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। होपफुली आप लोगों को इसका पूरा जिस्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।